सभी को नमस्कार है। तो लास्ट लेक्चर में यानी कि हमारे सॉल्यूशंस के लेक्चर नंबर फर्स्ट में हम लोगों ने बहुत ही बेसिक लेवल पे बात की कि सॉल्यूशन क्या है, उसकी कंसंट्रेशन को कैसे कैसे निकाल सकते हैं। कंसंट्रेशन निकालने के हम लोगों ने 6-7 तरीके पढ़े या एक्चुअली बस फॉर्मूले पढ़े। आज का जो हमारा फोकस रहेगा, सबसे पहली बात वो ये रहेगा कि जो सॉल्यूशन चैप्टर है उसमें हम लोगों को हमारे पिछले चैप्टर से अलग क्या मिल रहा है। मतलब कि अब आप कहोगे कि हमने कंसंट्रेशन निकालने के जो फॉर्मूले हैं वो तो हम लोगों ने 11th में भी पढ़े थे। पहली बात तो ये है कि आपको ये 12th में भी पढ़ने हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि आपको ये फॉर्मूले 12th में भी पढ़ने हैं। और आप सब जानते होंगे शायद, नहीं तो आप जान जाइए, एनसीईआरटी खोल लीजिए कि वहाँ पे कंसंट्रेशन निकालने के न्यूमेरिकल्स हैं और 10 ईयर जाके चेक कर लीजिए, एग्जाम में भी आते हैं। चांसेस कम है, मतलब लास्ट 10 साल में एग्जाम के अंदर कंसंट्रेशन निकालने के ऊपर क्वेश्चन 2 साल ही आए होंगे, बिकॉज इसमें काफ़ी चीज़ें और हैं आगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वहाँ से ज़्यादा आता है। लेकिन दो बातें, पहली बात तो यहाँ से भी आता है, भले 20% लेकिन आता है। सेकेंडली ये टॉपिक कनेक्टेड है अगले टॉपिक से, तो अगर आपको ये नहीं आता होगा तो आगे वाला कुछ आता ही नहीं होगा, क्योंकि सारा का सारा खेल इस चैप्टर में कंसंट्रेशन, मोल फ्रैक्शन, मोलैलिटी, मोलैरिटी इसके ऊपर ही है। तो अगर यही नहीं आता होगा तो आगे की चीज़ें अफेक्ट हो जाएंगी। अब जो 7 फॉर्मूले हम लोगों ने 6-7 फॉर्मूले पढ़े थे उसको हम लोग यानी कि कंसंट्रेशन इन टर्म्स ऑफ सिंबल, यानी जो हमने बेटा फॉर्मूले पढ़े थे उनको अब हम सिंबल्स की फॉर्म में यहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे। यानी कि कहने का मतलब है कि हमारे पास अब हम उसको सिंबॉलिक फॉर्म में उन फॉर्मूलों को लिखेंगे, बिकॉज हम बड़े हो गए हैं। अभी शुरुआत में ऐसा लग सकता है आपको, मैं दोबारा बोल रहा हूँ कि यार ये तो तरीका और मुश्किल है, क्योंकि आपको क्या है ना, 11th क्लास से फॉर्मूले याद हैं, आपने उसको उस तरीके से याद किया हुआ है कि यार मोलैरिटी का फॉर्मूला है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। लेकिन यहाँ पे आप उसको अलग तरीके से देखोगे तो आपको थोड़ा अजीब लग सकता है। लेकिन 1 या 2 लेक्चर उसके बाद आपको, बल्कि आप कहोगे कि ये बेहतर है, इसमें आपका टाइम एफर्ट्स बच रहे और काम भी जल्दी हो रहा है। तो कंसंट्रेशन निकालने का जो हमारा, पहली बात तो कंसंट्रेशन का कोई भी फॉर्मूला लिखने से पहले आप ये बात ध्यान रखिएगा कि इस पूरे चैप्टर में ए मतलब हमारे लिए सॉल्वेंट होगा और बी मतलब हमारे लिए सॉल्यूट होगा। हमारे लिए ए होगा सॉल्वेंट और बी होगा हमारे लिए सॉल्यूट। अब उस हिसाब से जो W है, पहली बात तो ये हमारे लिए हो जाएगा मास या फिर वेट। अब अगर WA लिखा हुआ है तो आप समझ जाएं वो मास ऑफ सॉल्वेंट हो जाएगा, और WB लिखा हुआ है तो आप समझ जाएं वो मास ऑफ सॉल्यूट हो जाएगा, और WA + B लिखा हुआ है तो मास ऑफ सॉल्यूशन हो जाएगा, यानी कि सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। कहीं पे भी कैपिटल M हो तो इसका मतलब वहां पे मोलर मास है, V हो कैपिटल तो इसका मतलब वॉल्यूम है, N हो इसका मतलब नंबर ऑफ मोल्स है, और तो कुछ ज़रूरत पड़ेगी नहीं। बाकी D फॉर डेंसिटी है, इन केस अगर कहीं पे ज़रूरत पड़ जाए। ठीक है जी। तो MA का मतलब होगा मोलर मास ऑफ A और MB होगा मोलर मास ऑफ B। VA मतलब होगा वॉल्यूम ऑफ A यानी कि वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट, और VB क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट। और कहीं पे लिखा है VA + B तो वो क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। सेम गोज फॉर N। NA लिखा हुआ है तो वो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट है, और NB लिखा हुआ तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट है। उस प्रकार से काम जो है बच्चों चलेगा। अब यहाँ से फॉर्मूले कैसे बदल जाते हैं, जैसे कि सबसे पहला फॉर्मूला हमारे पास आया था मास परसेंटेज का, जो कि था मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन में मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू में 100। तो इतना बड़ा फॉर्मूला लिखने के बजाय अब हम लिखेंगे मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन में मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू में 100। WB हो गया मास ऑफ सॉल्यूट, बिकॉज B इज फॉर सॉल्यूट, ये बात ध्यान रखनी है आपको, है ना, और W इज फॉर मास। और ऐसे अगर हम लोग बात करें वॉल्यूम परसेंटेज की, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज का कोई काम नहीं है। वॉल्यूम परसेंटेज की बात करें तो आ जाएगा VB अपॉन में VA + B इनटू में 100। ऐसे अगर हम लोग बात करें PPM की तो WB, क्योंकि हम ऊपर सॉल्यूट का PPM निकाल रहे हैं अगर, तो WB अपॉन में WA + B इनटू में 100, ये PPM का फॉर्मूला हो जाएगा। और फिर हमारे पास आ जाएगा मोल फ्रैक्शन। अगर मैं मोल फ्रैक्शन निकाल रहा हूँ A के तो NA अपॉन में NA + NB, और अगर मैं निकाल रहा हूँ B के, ये तो हमने सिंबल की फॉर्म में ही बात की, तो NB अपॉन में NA
प्लस NB हो जाएगा, है ना। अच्छा, इसके बाद जो सबसे ज़्यादा बदलाव आपको देखने को मिलेगा वो मिलेगा मोलैरिटी में। अब मोलैरिटी का फॉर्मूला वैसे हमारे पास क्या था, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। अब मैं इसको NB को खोल सकता हूँ और NB होता है गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो मैं इसको लिख सकता हूँ गिवन मास यानी कि WB अपॉन में मोलर मास यानी कि MB इनटू में वॉल्यूम ऑफ A + B। तो कुल मिला के इससे मेरे पास मोलैरिटी का एक ये वाला फॉर्मूला आ गया, जहाँ पे मैं सीधा मास और मोलर मास को पुट कर सकता हूँ, क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चन में मोलैरिटी में आपको मोल्स नहीं गिवन होते हैं, आपको मास और मोलर मास गिवन होता है, या मास गिवन होता है, मोलर मास हम खुद निकालते हैं। तो फिर वो सीधा फॉर्मूला यहाँ पुट कर सकते हैं। अभी तक हम लोग क्या करते थे 11th में, हो सकता है कुछ बच्चे ऐसे ही करते हो, लेकिन मोस्ट ऑफ द बच्चे 11th में क्या करते थे, पहले मोल्स निकालते थे मास से और फिर उसको मोलैरिटी के फॉर्मूले में पुट करते थे। लेकिन यहाँ पे अब आप सीधा मोलैरिटी का फॉर्मूला लगा सकते हो, WB अपॉन में MB इंटू में VA + B का। और ऐसे ही अगर मैं बात करूँ मोलैरिटी की, तो मोलैरिटी का फॉर्मूला हमारे पास क्या है, NB अपॉन में मास ऑफ A, है ना, यानी कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन में मास ऑफ सॉल्वेंट। अब NB को मैं क्या लिख सकता हूँ बच्चों, WB अपॉन में MB और नीचे क्या आ जाएगा हमारे पास WA। बस ये पता होना चाहिए कि WA kg में, अगर kg में नहीं है तो फिर 1000 से आपको इसे डिवाइड करना होगा, वो तो कॉमन सेंस वाली बात है। तो इस प्रकार से ये फॉर्मूले जो हैं वो बदल गए, मतलब पहले ये फॉर्मूले अलग थे, पहले फॉर्मूले को हम कंप्लीट लिखते थे, लेकिन अब ये फॉर्मूले थोड़े से कहीं ना कहीं आप कह सकते हो बदल चुके हैं, समझ रहे हो आप। तो इसको आप एक बार नोट करेंगे, इस तरीके से फॉर्मूले को याद करेंगे तो चीज़ें आपके पास आसान हो जाएंगी। ये स्लाइड खाली है, आगे बढ़ते हैं। अब कुछ सवाल आ रहे हैं, कुछ क्वेश्चन आ रहे हैं हमारे पास, इनमें से कुछ क्वेश्चन NCERT के और कुछ NCERT के नहीं है, कंसेप्ट को समझाने के लाए गए हैं। तो आज हम कंसंट्रेशन के ऊपर बात करने वाले हैं, उनके ऊपर कुछ न्यूमेरिकल्स के ऊपर काम करने वाले हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन है, कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल, जिसका फॉर्मूला है C2H6O2 इन अ सॉल्यूशन कंटेनिंग 20% ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल बाय मास। अब इस पूरे क्वेश्चन में आपको बोला है कि इथाइलिन ग्लाइकोल को आपने डाला, तो कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल इन वाटर इन अ सॉल्यूशन ऑफ वाटर। ये मिसप्रिंट है, मिसप्रिंट मतलब कि सॉरी ये मिसटाइप्ड है ना। इन अ सॉल्यूशन ऑफ वाटर, यानी वाटर हमारे पास सॉल्यूशन है। तो सबसे पहली बात, ए हमारे पास कौन है, सॉल्वेंट जो है वो हमारे पास वाटर है, और बी जिसको हम सॉल्यूट मानते हैं वो इथाइलिन ग्लाइकोल है, यानी कि C2H6O2। ये हमारे पास हो गया इथाइलिन ग्लाइकोल। अब हमें क्या क्या गिवन है, सबसे पहली बात परसेंटेज अगर 20 है तो आपको पता होगा कि मास ऑफ ए जो हो जाएगा वो 80 ग्राम्स हो जाएगा और मास ऑफ बी जो हो जाएगा वो 20 ग्राम हो जाएगा। अगर आप में से किसी को नहीं पता तो मास परसेंटेज को हम ग्राम मान लेते हैं, है ना, और उस हिसाब से हमारे पास जो मास ऑफ बी हो जाएगा वो 20 हो जाएगा, क्योंकि उसका परसेंटेज हमारे पास 20% है और उसका 80। कई बच्चे, पहली बात तो ये टॉपिक 11th में हो चुका है। अब कई बच्चे कहते हैं कि सर ऐसे कैसे, तो हमको प्रॉपर हम समझाते हैं ऑफलाइन के अंदर कि भैया अगर तू x भी ले लेगा, लेट से परसेंटेज को आप ग्राम मत मानो, आप परसेंटेज को x मान लो, तो ये 80x आ जाएगा और वो 20x आ जाएगा, और एट द एंड ऑफ द क्वेश्चन मतलब आंसर x कैंसिल हो जाएगा। बट ये बात हम 11th में कर चुके हैं। तो ये आ जाएगा 80 ग्राम्स और ये आ जाएगा 20 ग्राम्स। अब हमें मोल फ्रैक्शन निकालना है, तो क्यों ना हम मोल्स निकाल लें। उसके लिए पहले हम इनके मोलर मास लिख लेते हैं। पानी का मोलर मास 18 ग्राम पर मोल होता है, और इथाइलिन ग्लाइकोल का मोलर मास भी आप निकाल सकते हो। कार्बन का 12 इंटू में 2 आ जाएगा, ऑक्सीजन हाइड्रोजन का 1 इंटू में 6 आ जाएगा, और ऑक्सीजन का 16 इंटू में 2 आ जाएगा। उस हिसाब से ये हो गया 24 + 6 + 32, तो ये हो गया हमारे पास 30 और 30 62 ग्राम पर मोल आ गया। अब आपको मोल फ्रैक्शन निकालना है, तो मोल फ्रैक्शन के लिए प्लान क्या है भाई, प्लान ये है कि पहले हम इनके मोल्स निकाल लेते हैं। तो Na कितना आ जाएगा, Na होता है WA अपॉन में MA। WA हमारे पास 80 है, MA हमारे पास 18 है, इतने मोल्स आ गए। ऐसे अगर मैं NB निकाल लूँगा तो हो जाएगा WB अपॉन में MB। WB कितना है मेरे पास, WB है मेरे पास 20 और इसका मोलर मास है मेरे पास 62। इसको सॉल्व कर लिया, इतने मोल्स आ गए। बस अब आपको मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट यानी कि XB निकालना है, तो वो हो जाएगा NB अपॉन में NA + NB। इसको सॉल्व कर लीजिए, समझ गए। इन केस यहाँ पे बोला होता कि मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर पे निकालो, आपको पता है क्या करना है, 1 में से उसे क्या कर देना है, माइनस कर देना है। डन है, ओके रिपोर्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और अगला सवाल,
कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ अ सॉल्यूशन जिसमें 5 ग्राम NaOH को आपने 450 ml ऑफ सॉल्यूशन में डाला है। यानी कि अगर मैं यहाँ पे बोलूँ A हमारे पास कौन है, तो अननोन है, यानी कि पता नहीं किस में डाला है। वैसे तो जनरली पानी में डाला होता है, बट हमें ज़रूरत नहीं है, तो अननोन है वो। और बी हमारे पास कौन है, NaOH है, सॉल्यूट हमारा NaOH है, सॉल्वेंट हमें फिलहाल पता नहीं है। अब हमारे पास जो मास ऑफ सॉल्यूट है वो 5 ग्राम है, और हम मोलैरिटी निकालने वाले, तो हमें यहाँ पे इसके मोलर मास की ज़रूरत पड़ेगी। तो NB जो होता है, Na का कितना होता है 23, O का होता है 16 और H का होता है 1, तो ये आ गया 40 ग्राम पर मोल, MB आ गया। अब हमारे पास वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन भी हमें दे रखी है, जो कि 450 ml दे रखी है। उसको हम लीटर में कन्वर्ट कर देंगे, 1000 से क्या कर देंगे डिवाइड, क्योंकि बच्चों वॉल्यूम जो होती है वो किस में आती है, लीटर में आती है। अब यहाँ से हमें सीधा सीधा फॉर्मूला लगाना है, किसका, मोलैरिटी का। देखो अगर हम मोलैरिटी का यहाँ पे पुराना वाला फॉर्मूला लगाते तो क्या होता, पहले हमें नंबर ऑफ मोल्स अलग से निकालने पड़ते हैं, फिर वॉल्यूम में डिवाइड। लेकिन यहाँ पे हम सीधा फॉर्मूला लगा सकते हैं, जो कि है WB अपॉन में MB इंटू में VA+B, जो कि हमने आज ही सीखा है। अब WB हमारे पास कितना है, तो WB हमारे पास है 5, MB हमारे पास है 40 और WA+B हमारे पास कितना है 0.45। इसको हमें सॉल्व कर लेना है, इतना मोलर हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो क्वेश्चन तो ईजी है बहुत, लेकिन कंसेप्ट को समझना है और कुछ नहीं है, ठीक है जी। और यहाँ पे ये भी सीखा हमने कि हमारे पास सॉल्वेंट क्या है पता नहीं, क्योंकि उसकी ज़रूरत भी नहीं है ना भाई। चलिए ठीक है, अगला सवाल, कैलकुलेट द मास परसेंटेज ऑफ बेंजीन एंड कार्बन टेट्राक्लोराइड इफ 22 ग्राम ऑफ बेंजीन इज डिसॉल्व्ड इन 122 ग्राम ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड। सबसे पहले आप अपने मन में गैस कर लीजिए, मैं नहीं बताऊंगा, कि यहाँ पे सॉल्यूट कौन है और सॉल्वेंट कौन है। जब वाटर होता है तो हमें क्लियरली पता होता है कि वाटर एक सॉल्वेंट है और बाकी जो भी होगा वो सॉल्यूट होगा। इस क्वेश्चन में बताओ सॉल्यूट कौन है और सॉल्वेंट कौन है। हो सकता है आप में से बहुत सारे बच्चे कार्बन टेट्राक्लोराइड के बारे में ना जानते हो, और हो सकता है बेंजीन के बारे में ना जानते हो, लेकिन यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है कि बेंजीन हमारे पास 22 ग्राम्स है और कार्बन टेट्राक्लोराइड हमारे पास 122 ग्राम है। तो सॉल्वेंट हमारे पास कार्बन टेट्राक्लोराइड हो गया और सॉल्यूट हमारे पास बेंजीन यानी कि C6H6 हो गया। मैं फॉर्मूले के रूप में भी लिख रहा हूँ ताकि आपको फॉर्मूला भी याद हो जाए। बेंजीन और कार्बन क्या बच्चों, टेट्राक्लोराइड। अब A हमारे पास सॉल्वेंट और B हमारे पास सॉल्यूट, और हमें क्या निकालना है, मास परसेंटेज। अब दोनों का मास परसेंटेज निकालना है, तो एक का मास परसेंटेज निकाल के 100 में से माइनस कर लेंगे। लेकिन उससे पहले मास ऑफ A हमें कितना गिवन है, तो आंसर है 122 ग्राम्स, और मास ऑफ B हमें जो गिवन है वो गिवन है 22 ग्राम्स। तो यहाँ पे मास ऑफ A प्लस B निकाल लेते हैं, जो कि आ गया 122 प्लस 22 विच इज़ 144 ग्राम्स, ये हमारे पास आ गया। अब अगर मैं बात करूँ बच्चों मास परसेंटेज ऑफ, पहले बेंजीन निकाल लेते हैं, तो मास परसेंटेज ऑफ बेंजीन यानी कि जिसको हमने माना है B, तो वो हो जाएगा मास ऑफ B अपॉन में टोटल मास इनटू में 100 आ जाएगा, है ना भाई। तो मास ऑफ B हमारे पास कितना है 22 है, और नीचे हमारे पास 144 है, और इनटू में आ गया 100। इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे, जो कि आंसर परसेंटेज में आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे आंसर ख़त्म नहीं हुआ है, अभी हमें क्या भी निकालना है, मास परसेंटेज ऑफ A भी निकालना है। उसके लिए हम 100 में से माइनस कर देंगे मास परसेंटेज ऑफ A, मतलब कि सॉरी B। A का निकालने के लिए B में से हम उसको माइनस जो है वो कर देंगे। डन है, कोई दिक्कत कोई परेशानी बोलो, ठीक है। आसान सा सवाल है, बहुत ईजी सा सवाल है। अगला सवाल, अच्छा हर एक के लिए एक एक स्लाइड एक्स्ट्रा छोड़ी थी, शायद लंबा ना हो जाए, बट चलिए कोई बात नहीं। कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन इन एक्वा सॉल्यूशन। तो यहाँ पे लिखा हुआ है एक्वा सॉल्यूशन कंटेनिंग 30%। तो सबसे पहले मुझे बताओ A कौन है और B कौन है भाई। तो साफ पता चल रहा है एक्वा सॉल्यूशन है, तो A तो हमारे पास क्लियरली कौन हो गया, वाटर, और B हमारे पास कौन हो गया बच्चों, बेंजीन यानी कि C6H6। अब उस हिसाब से अगर बात करें तो अगेन परसेंटेज हमें दे रखा है, तो चाहे आप एक स्टेटमेंट लिख दिया करो, लेट परसेंटेज बी इन ग्राम्स। मैं दोबारा आपको बता रहा हूँ,
हम लोगों ने 11th में पढ़ा है, यहाँ मैं टाइम नहीं वेस्ट करूंगा। 11th में पढ़ा है कि परसेंटेज को हम ग्राम मान सकते हैं, बट आपको अगर लगे कि ऐसा क्यों कर रहे हैं हम, तो आप ऐसा भी कर सकते हो कि परसेंटेज से x के फॉर्म में कर लो, है ना, लेट द परसेंटेज बी x। तो उस केस में क्या होता है, टोटल मास अगर x मान लिया मैंने, तो मेरे पास 30x हो जाएगा बेंजीन का मास और 70x वाटर का, और एट द एंड में मोल फ्रैक्शन निकाल रहा हूँ तो आप समझ सकते हैं x ऊपर भी आएगा, x नीचे भी आएगा और x से x कट जाएगा बच्चों। और अगर x से x कट गया तो ऑटोमेटिकली आप समझ रहे हैं कि वहाँ पे फिर हमने इतना लंबा चौड़ा काम, इतनी बड़ी बेवकूफ़ी, क्योंकि सीधा ही पहले उसको हम परसेंटेज को ग्राम मान सकते थे। अगर ऐसा है तो मास ऑफ ए हमारे पास आ गया 70%, 70% को मैं ग्राम मान चुका हूँ तो 70 ग्राम, और मास ऑफ बी मेरे पास आ गया है 30 ग्राम। मास ऑफ ए आ गया है 70 ग्राम और मास ऑफ बी आ गया है 30 ग्राम्स। अब उस हिसाब से अगर बात करें तो इसके पहले हमें मोल्स भी निकाल लेने चाहिए, क्योंकि हमें मोल फ्रैक्शन की जरूरत पड़ेगी। तो पहले हम इसके मोल्स भी निकाल लेते हैं, उसके लिए पहले इसका मोलर मास। अब पानी का मोलर मास कितना होता है, 18 ग्राम पर मोल, और बेंजीन का मोलर मास कितना होता है बच्चों, बेंजीन का मोलर मास 78। कार्बन का कितना, इसका फॉर्मूला क्या होता है, C6H6। अब C6H6 में कार्बन का हो गया 12, तो 12 इंटू में 6 कर दिया तो 72 प्लस 6 78 हो गया, 78 ग्राम पर मोल। अब आप इनके मोल्स निकाल लो, तो Na आ जाएगा WA अपॉन में Ma। WA कितना है 70, Ma कितना है 18, इसको सॉल्व कर लिया। सिमिलरली हमारे पास आ जाएगा NB, जो कि आ जाएगा WB अपॉन में MB, इसको भी सॉल्व कर लिया, इतने मोल्स हमारे पास आ गए। अब मोल्स आ गए तो हमारे पास XA निकाल लेते हैं पहले, जो कि हो जाएगा Na अपॉन में Na प्लस NB, इसको सॉल्व किया। और ऐसे ही XB निकालने के लिए, वैसे तो हमें मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन निकालना था बस, तो हम सीधा पहले XB भी निकाल सकते हैं, लेकिन ठीक है इसमें से माइनस कर देंगे, है ना। बात एक ही है, कितनी देर लगेगी दोनों निकाल के आने में भी, बोलो। तो ये सारे क्वेश्चन आप समझ रहे हैं, एग्जाम में आने के चांसेस 100 में से 10-20% ही हैं, लेकिन फिर भी हमारे बेसिक जो हैं वो स्ट्रांग होते हैं इनको करने पे। चलिए, बहुत ही प्यारे दो इसके सवाल, अलग अलग पार्ट इसका। पहला पार्ट बहुत ही ज़्यादा इजी, दूसरा पार्ट भी इजी है अगर आपको एक कंसेप्ट पता हो जो है डाइल्यूशन का, ठीक है। लेकिन चलो पहले वाला पार्ट आप पढ़ो। पहले वाला पार्ट कह रहा है कि 30 ग्राम कोबाल्ट नाइट्रेट को .6H2O, जिसका मोलर मास आपको दे रखा है, 4.3 लीटर ऑफ सॉल्यूशन में आपने उसको डाला तो आपको मोलैरिटी निकालनी है। मैं ए पार्ट की बात कर रहा हूँ। ए हमारे पास कौन है, क्या ए हमारे पास वाटर है, तो आंसर है पहले वाले पार्ट में तो नहीं बोल रखा, तो इसको हम बोल देते हैं अननोन है। ये कौन है हमें पता नहीं, तो ये अननोन है। और अगर मैं बी वाले पार्ट की बात करूं तो बी वाले पार्ट में हमारे पास कौन है, कोबाल्ट नाइट्रेट .6H2O, कोबाल्ट नाइट्रेट .6H2O। अब हमें क्या क्या चीज़ें गिवन है, हमें मोलर मास ऑफ बी जो है वो दे रखा है 231 ग्राम पर मोल, और अगर नहीं भी दे रखा होता तो कोबाल्ट, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का मास हम यूज़ करके कैलकुलेट कर सकते थे। कोबाल्ट का मास आपको एग्जाम में गिवन आता, बाकी सबका नहीं आएगा। 1 से 20 तक तो एटलीस्ट आपको याद ही करने हैं सबके मास, उसके ऊपर के लोगों के मास गिवन आते हैं। तो कोबाल्ट वाले का आपको शायद दे देते। ऐसा भी होता था कि यहाँ पे आपको सिर्फ बोलते कि मोलर मास ऑफ कोबाल्ट इज दिस, बाकी सबको आपको पता है, आपको सॉल्व करना है। बट यहाँ पे मैं टोटल मोलर मास ही दे दिया, विच इज 231 ग्राम पर मोल। और यहाँ पे हमें वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन भी दे चुके हैं, और वह 4.3 लीटर्स। अब हमें यहाँ पे 4.3 लीटर्स टोटल सॉल्यूशन की वॉल्यूम है, 4.3 लीटर ऑफ सॉल्यूशन बोला हुआ। अब हमें निकालना है मोलैरिटी। तो मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या है, इसका मास कितना दे रखा है 30 ग्राम, ये भी लिख ही लेते हैं। मास ऑफ सॉल्यूट हमें दे रखा है 30 ग्राम्स। अब अगर मुझे मोलैरिटी निकालनी हो तो मोलैरिटी का फॉर्मूला होता है, अगेन देखो, WB अपॉन में MB इंटू में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अब होता क्या, देखो होता ये भाई कि हमें अगर ये फॉर्मूला नहीं लगाएंगे तो भी हम काम कर सकते हैं, लेकिन पहले हमें मोल्स निकालने पड़ते, एक कैलकुलेशन करनी पड़ती, फिर उसके बाद उसकी वैल्यू को पुट करना होता है। लेकिन इससे क्या होता है, थोड़े स्टेप्स बच जाते हैं, हमारा काम थोड़ा फास्ट हो जाता है, बस और कुछ नहीं। चलिए, अब अगर मैं बात करूं मोलैरिटी की, तो WB मेरे पास कितना है बच्चों
30 ग्राम। MB मेरे पास कितना है बच्चों 231 और VA+B मेरे पास कितना है 4.3। सब कुछ मैंने सही यूनिट्स में डाला है, सॉल्व किया तो इतना मोलर हमारे पास आंसर आ जाएगा। डन। सवाल आसान है, बस ये नाम ऐसे ऐसे अजीब अजीब से हैं तो शायद देखने में बच्चों को कन्फ्यूजन होते हैं, लेकिन क्वेश्चन तो आसान ही है। आपको मास दे रखा है, आपको वॉल्यूम दे रखी है, आपने मोलर मास भी दे रखा है, तो लो सब कुछ दे दिया, WB/MB इंटू में वॉल्यूम, बस वैल्यू तो पुट करनी है। समझ गए? डन है। अब इसका जो सेकेंड पार्ट है डाइल्यूशन के ऊपर है, यानी जब एक एसिड और बेस को डाइल्यूट करते हैं, तो शायद आपको पता हो कि जब एक एसिड और बेस को डाइल्यूट करते हैं तो जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एसिड या नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बेस या नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट जो है वो तो कांस्टेंट रहेंगे ना। क्वेश्चन को समझते हैं। पहले कह रहे हैं 30 ml आपके पास एक 0.5 मोलर, ये मोलर है, कैपिटल M है, ये NCERT का सवाल है, कैपिटल M है। 30 ml of 0.5 मोलर H2SO4 is diluted to 500 ml। क्वेश्चन को समझने की कोशिश करेंगे। जब केस 1 था, जिसको आप कह सकते हो बिफोर डाइल्यूशन, यानी कि आपने डाइल्यूशन नहीं किया, बिफोर डाइल्यूशन आपके पास जो मोलैरिटी थी वो कितनी थी 0.5 और आपकी जो वॉल्यूम थी वो कितनी थी 30 ml। लेकिन अगर मैं बात करूं आफ्टर डाइल्यूशन की, जिसको मैं केस 2 कह सकता हूं, उसमें हमारे पास जो मोलैरिटी है वो हमें निकालनी है। अगर हमने उसके अंदर पानी डाल के उसकी डाइल्यूशन, ऑब्वियस बात डाइल्यूशन तो पानी डाल के करते हैं, हमने उसकी वॉल्यूम को 30 ml से कितना कर दिया 500 ml, तो उसकी डाइल्यूशन कर दी और 500 ml हमने उसकी वॉल्यूम, 30 ml से हमने उसकी वॉल्यूम को कर दिया 500 ml, 30 ml से हमने उसे कर दिया 500 ml, यानी कि उसकी वॉल्यूम को डाइल्यूट कर दिया। लेकिन इन दोनों ही केस में जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट है, यानी N1 जो होगा, यानी कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2SO4 यानी कि सॉल्यूट, अगर N1 है और यहाँ पे N2 जो है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट यानी H2SO4, वो तो बराबर रहेगा। यार आपने एक कंटेनर में जिसमें एसिड था उसमें आपने पानी डाला, अब पानी डालने पे पानी के मोल्स में बदलाव आएगा ना, लेकिन H2SO4 के मोल्स तो चेंज नहीं होंगे ना। अगर उसके 5 मोल्स है वो तो 5 रहेंगे, तो क्या ये दोनों N1 और N2 बराबर होंगे? तो आंसर है हाँ, N1 और N2 बराबर होंगे, क्योंकि आपने सिर्फ पानी ऐड किया है। पानी ऐड करने पे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब इस केस में नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है? तो आंसर है मोलैरिटी इंटू में वॉल्यूम। कैसे भाई? मोलैरिटी क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स अपॉन में वॉल्यूम। तो नंबर ऑफ मोल्स क्या हो गए? मोलैरिटी इंटू में वॉल्यूम, और ये भी हो गया मोलैरिटी इंटू में वॉल्यूम। अब यहाँ से M1, वैसे तो देखा जाए, अब आप में से कोई बच्चा अगर 11th क्लास को ढंग से पढ़ के आया है तो उसने 11th क्लास में कंसेप्ट पढ़ा होगा जिसको टाइट्रेशन बोलते थे। याद होगा, टाइट्रेशन में ऐसे एक ब्यूरेट होता था, एक पिपेट होता था, वो लाइट पिंक कलर लेके आना होता था, वो सब शायद आपको याद हो। उस सिचुएशन में क्या होता था कि हम लोग ये वाला फॉर्मूला लगाते थे। अगर आपको याद है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि हाँ हमें याद आ रहा है कि उस सिचुएशन पे हम लोग फॉर्मूला लगाते थे M1V1 इज इक्वल टू M2V2 का। अब M1V1 इज इक्वल टू M2V2 का जो ये फॉर्मूला है, ये आया कहाँ से है वो मैंने आपको रफली समझा दिया है कि यार डाइल्यूशन से पहले और डाइल्यूशन के बाद जो नंबर ऑफ मोल्स रहते हैं सॉल्यूट के वो सेम रहते हैं, क्योंकि आप डाइल्यूशन में आप पानी ऐड करते हो तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट में कोई बदलाव वहाँ पे नहीं मिलता। और अगर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट में आपको कोई बदलाव नहीं मिलता है तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बिफोर डाइल्यूशन और आफ्टर डाइल्यूशन सेम रहते हैं। तो N1 N2 को बराबर रख दिया, इससे M1V1 बराबर आ गया M2V2 के। तो एक्चुअली ये फॉर्मूला यहाँ से आता है। अब M1 हमारे पास कितना है 0.5, V1 कितना है हमारे पास 30, M2 हमारे को निकालना है और V2 हमारे पास है 500। अब अगर मैं इसको सॉल्व कर दूं तो यहाँ से मेरे पास M2 आ जाएगा। M2 कितना आ जाएगा 0.5 इंटू में 30 अपॉन में 500। मतलब आप सॉल्व कर लेना यार, मतलब कट रहा है वो तो है ना, दिख ही रहा है। तो इतना हमारे पास
मोलैरिटी आ जाएगी। चलो एक बात बताओ, मोलैरिटी बिना कैलकुलेट किए अगर बात करें तो मोलैरिटी बढ़ जाएगी या कम हो जाएगी? तो आंसर है कम हो जाएगी। कम क्यों हो जाएगी? क्योंकि आपने वॉल्यूम बढ़ा दी, वॉल्यूम बढ़ा दी तो कंसंट्रेशन यानी कि मोलैरिटी कम हो जाएगी ना। तो ये अच्छा क्वेश्चन है और ये फॉर्मूला आप सीधा याद भी कर सकते हैं, ये भी लगा सकते हैं, ये लिखने की जरूरत नहीं, वो मैंने आपको समझा दिया कि ये कहाँ से आया। N1 N2 बराबर क्यों हो गए? बिकॉज देयर इज नो एडिशन और रिडक्शन इन H2SO4। H2SO4 के अमाउंट में कोई एडिशन और कोई रिडक्शन नहीं किया आपने, इसलिए नंबर ऑफ मोल्स क्या रहेंगे? बराबर रहेंगे। डन है। चलिए जी अगला सवाल। अगला सवाल अगर आपको याद हो, ये सवाल बहुत फेमस, बहुत ही ज़्यादा एग्जाम में आने वाले सवाल हुआ करते थे। इन सवाल में आपको डेंसिटी दे दी जाती थी और आपको एक कोई भी कंसंट्रेशन दे दिया जाता था। ये 11th का ही सवाल है। आपको डेंसिटी देते थे और कोई भी एक कंसंट्रेशन दे दिया करते थे, फिर आपसे बाकी कोई भी और कंसंट्रेशन पूछ लिया करते थे। जैसे इस वाले क्वेश्चन में आप देख सकते हो कि आपको एक कंसंट्रेशन विच इज मास परसेंटेज ये दे रखा है और दूसरा कंसंट्रेशन आपको निकालने को बोला गया। जैसे कि क्या क्या निकालने को बोला गया? मोलैरिटी और मोल फ्रैक्शन, तीन चीजें निकालने को बोल रखी हैं और एक कंसंट्रेशन आपको पहले से दे दिया और साथ में डेंसिटी दे दी है। तो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा 11th में तो बहुत ज़्यादा एग्जाम में इंपॉर्टेंट हुआ करते थे। फर्स्ट चैप्टर की मैं बात कर रहा हूँ केमिस्ट्री की, जहाँ पे आपको डेंसिटी दे रखी होती थी और डेंसिटी के साथ साथ कोई भी एक कंसंट्रेशन की वैल्यू दे रखी होती थी, साथ में से कोई भी एक, और कोई भी दूसरी या और तीसरी या चौथी निकालने को बोलते थे। तो ऐसे क्वेश्चन के अंदर क्या करते थे, उससे पहले हम लोग यहाँ पे लिख लें कि हमारा जो ए है वो कौन है बच्चों? वाटर है। एक्वा सॉल्यूशन है तो ए हमारे पास वाटर हो गया, और जो बी है हमारे पास वो KI है, यानी कि KI मतलब पोटेशियम आयोडाइड। मैं थोड़ा शॉर्ट में करूँगा इसको। अब हमें यहाँ पे डेंसिटी जो है ऑफ सॉल्यूशन वो दे रखी है 1.202 ग्राम पर ml और हम लोगों को मास परसेंटेज दे रखा है 20%। अब इस क्वेश्चन के अंदर अगेन वही वाली बात लागू होती है जो पीछे वाले क्वेश्चन में थी कि परसेंटेज को हमने ग्राम मान लिया था, तो यहाँ पे भी सेम वही बात लागू होती है। मतलब यहाँ पे आपको अगर याद हो 11th क्लास, तो हम वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन को 1 लीटर मान लेते हैं। अगेन सिचुएशन इज सेम, सर 1 लीटर कैसे मान लिया? तो आप x लीटर भी मान सकते हो, लेकिन फिर से वही बात, हमने 11th में विद प्रूफ काम किया हुआ है कि अगर आप x लीटर मान लोगे तो आपका वॉल्यूम भी x में आएगा, आपका मास भी x में आएगा, और एट द एंड फिर वो x से x कैंसिल हो जाएगा। तो अगर ऐसा है ही तो क्यों ना हम वॉल्यूम को 1 लीटर ही मान के चले। और ऐसा मैं नहीं या आप नहीं या कोई और टीचर नहीं, हमारा खुद की CBSE कहते हैं, हमारी NCERT कहती है कि इस वाले क्वेश्चन में आप वॉल्यूम को 1 लीटर मान सकते हो, क्योंकि आप अगर x लीटर में मानोगे तो एंड में x कैंसिल हो जाएगा। और वैसे भी मोलैरिटी वगैरह में हम पर लीटर ही काम करते हैं, तो 1 लीटर मानने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो लेट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू क्या बच्चों? 1 लीटर। हम वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन को 1 लीटर मान लेते हैं। अगर ऐसा है तो अब हमारे पास डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन का फॉर्मूला क्या होगा? मास ऑफ सॉल्यूशन अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। बोलो, मास ऑफ सॉल्यूशन अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अब जो डेंसिटी है वो ग्राम पर ml में, लेकिन वॉल्यूम हमने लीटर में ली है, तो ये आ गया 1.202, और वॉल्यूम जो हमने लीटर में लिया उसको 1000 ml कर देते हैं, और ऊपर हमारे पास मास ऑफ सॉल्यूशन आ जाएगा। तो मास ऑफ सॉल्यूशन हमारे पास आ जाएगा 1202 ग्राम। मास ऑफ सॉल्यूशन आ जाएगा 1202 ग्राम। ये मास ऑफ सॉल्यूशन आ गया। अब हमारे पास मास परसेंटेज है ना? तो मास परसेंटेज है, मास ऑफ सॉल्यूशन है, इससे मास ऑफ सॉल्यूट निकाल सकते हैं। तो मास परसेंटेज का फॉर्मूला मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन में मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू में 100। अब मास परसेंटेज हमारे पास 20 है, मास ऑफ सॉल्यूट हमारे को निकालना है, मास ऑफ सॉल्यूशन 1202 है, इनटू में 100 है। तो यहाँ से हमारे पास मास ऑफ सॉल्यूट आ जाएगा, ये 0 से तो 0 हमने कैंसिल ही कर दिया, ये आ जाएगा 2404 और एक 0 बच गया था, तो 240.4 ग्राम। अब ये हमारे पास मास ऑफ क्या आ चुका है? सॉल्यूट। KI का मोलर मास निकाल सकते हैं। अब मोलैरिटी भी आ गई, मोलैरिटी सब आ गया।
बट एक काम और कर लेते हैं, बस WA और निकाल लेते हैं। अब मास ऑफ सॉल्वेंट कैसे निकाल सकते हैं? मास ऑफ सॉल्यूट में से मास ऑफ सॉल्वेंट या मास ऑफ सॉल्वेंट में से सॉरी मास ऑफ सॉल्यूट माइनस करके। अब मास ऑफ सॉल्यूशन कितना आया था हमारे पास? सॉल्यूशन का मास हमारे पास आया था 1202 और उसमें से सॉल्यूट का मास कितना है 240.4। तो इतना ग्राम हमारे पास मास ऑफ सॉल्यूशन आ गया, सॉल्वेंट आ गया, जिसको आप केजी में कर लो। हम ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमें मोलैलिटी भी तो निकालना है ना, तो इसको हम 1000 से डिवाइड करके केजी में भी निकाल सकते हैं। अब हमारे पास डेटा इतना इकट्ठा हो चुका है कि हम ये तीनों चीज़ें कैलकुलेट कर सके। कैसे? सबसे पहले हम लोग निकालते हैं अब मोलैलिटी। मोलैलिटी का फॉर्मूला WB अपॉन में MB इंटू में WA। आपके पास सब है, मोलर मास आप निकाल लोगे। WB हमारे पास 240.4 है और WA हमने अभी अभी केजी में निकाल लिया है, तो ये तो हो जाएगा। इसके बाद B पार्ट में हमें निकालना है मोलैरिटी। मोलैरिटी का फॉर्मूला अगेन WB अपॉन में MB इंटू में VA प्लस B। अगेन हमारे पास ये सब भी है, तो वॉल्यूम तो आपने 1 लीटर ही मानी है, तो ये भी हो जाएगा। हाँ, बात रही मोल फ्रैक्शन की, तो मोल फ्रैक्शन के लिए पहले आपको इनके क्या निकालने पड़ेंगे? मोल्स निकालने पड़ेंगे। तो पहले इनके मोल्स निकाल लेते हैं, आ जाओ। तो NB अगर मैं निकालूँ तो WB अपॉन में MB, मेरे पास ये सब है, WB भी है MB भी है। और ऐसे अगर मैं NA निकालना चाहूँ तो WA अपॉन में MA, WA भी है और MA हमारे पास शायद वाटर है, तो वाटर का मोलर मास 18 हो जाएगा, वो पुट कर दिया और यहाँ से इसके भी मोल्स निकाल लिए और इसके भी मोल्स निकाल लिए। अब मोल्स निकालने के बाद क्या करना है? हमें मोल फ्रैक्शन निकाल लेना है। वैसे तो मोल फ्रैक्शन सिर्फ और सिर्फ सॉल्यूट का निकालने के लिए बोला है, तो मेहनत नहीं करते हैं, सिर्फ XB निकाल लेते हैं, जो कि आ जाएगा NB अपॉन में NA प्लस NB। और ये सारी वैल्यूज़ फिर से आपके पास हैं, तो सॉल्व कर देना है। ठीक है जी, डन है। तो हमेशा से ये क्वेश्चन इसी तरीके से इसी प्रकार होंगे। आपको क्या दे रखा होगा? डेंसिटी दे रखी होगी, आपको दे रखा होगा कंसंट्रेशन कोई एक, और कोई दूसरी या और तीसरी कंसंट्रेशन आपसे पूछी होगी। तो इन क्वेश्चंस में हमेशा कुछ भी हो जाए, आप क्या करें? आप डेंसिटी को की मदद से वॉल्यूम को 1 लीटर मान के फिर वहाँ से मास ऑफ सॉल्यूशन आ जाएगा। मास ऑफ सॉल्यूशन आ गया, और अगर आपको इन केस मास परसेंटेज दे रखा है तो मास ऑफ सॉल्यूशन से फिर मास ऑफ सॉल्यूट आ जाएगा। और अगर आपके पास मास ऑफ सॉल्यूशन आ चुका है, मास ऑफ सॉल्यूट आ चुका है, तो वॉल्यूम है, फिर तो सभी आ गया, क्योंकि आपके पास मास ऑफ सॉल्वेंट भी आ जाएगा माइनस करके, फिर आपके पास मोल्स भी आ जाएंगे, मोल फ्रैक्शन भी आ जाएगा, ppm भी आ जाएगा। फिर तो आप हर एक प्रकार की कंसंट्रेशन जो है वहाँ से कैलकुलेट कर सकते हो। तो ये जो तरीके हम लोगों ने पढ़े, यहाँ पे हम लोगों ने कंसंट्रेशन को निकालना सीखा अलग अलग मेथड से। ये हमारे पास कंसंट्रेशन को निकालने के अलग अलग मेथड आए। ऐसा करते हैं, जो जो पेज हमारे पास यहाँ पे खाली आ गए हैं, यहाँ पे हम एक एक क्वेश्चन, जैसे कि ये हमने ये चलो हमारे पास उसके ऊपर सवाल आया, ठीक है ना। अच्छा, हमने इसके ऊपर बात की थी ना कि विच इज बेटर मोलैलिटी और मोलैरिटी। तो आंसर क्या आया था अगर आपको याद हो? तो आंसर आया था कि शायद पता नहीं, शायद मैंने आपको होमवर्क दिया था, मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन मोलैलिटी बेहतर होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि ये टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होता है। अगर शॉर्ट में बात करूं तो मोलैरिटी में वॉल्यूम आता है ना, मोलैरिटी में वॉल्यूम आता है, और वॉल्यूम टेम्परेचर चेंज करने पे चेंज होता है। लिक्विड है, आपने गर्म कर दिया तो वॉल्यूम बढ़ जाएगी, ठंडा कर दिया तो वॉल्यूम कम हो जाएगी। लेकिन मोलैलिटी जो है वो वॉल्यूम, उसमें पूरे फॉर्मूले में कहीं भी वॉल्यूम नहीं आता, इसमें आता है मास, और आता है मोलर मास, और आता है गिवन मास ऑफ बी, यानी कि सारे मास ही हैं, और मास टेम्परेचर चेंज करने पे चेंज नहीं होते हैं। और हमारी मोस्ट ऑफ द केमिस्ट्री की रिएक्शंस में हम लोग टेम्परेचर चेंज करवा रहे हैं, कंसंट्रेशन हो रहा है, या फिर हम मान लो एक सॉल्यूशन बनाया मैंने 5 मोलैरिटी का, 5 मोलर का, और मैं उसे किसी गर्म इलाके से ठंडे इलाके में ले गया, या ठंडे इलाके से गर्म इलाके में ले आया, तो वॉल्यूम बदल जाएगी। तो जो 5 मोलर सॉल्यूशन था वो 5 मोलर नहीं रहेगा एग्जैक्टली, तो इसलिए फिर एरर्स आते हैं कैलकुलेशन एंड ऑल में। दैट इज़ वाई अगर मैं टेम्परेचर डिपेंडेंसी की बात कर रहा हूँ तो बहुत बेहतर है मोलैलिटी। लेकिन अगर आपको ये श्योर है कि आप क्या चेंज नहीं कर रहे हो, टेम्परेचर चेंज नहीं कर रहे हो,
तो फिर मोलैरिटी बेहतर होता है, क्योंकि वॉल्यूम आता है उसमें, और वॉल्यूम को निकालना बहुत ईजी जॉब होता है। बीकर में डाला और वॉल्यूम निकाल ली। इसीलिए हमारी लैब्स में ज़्यादातर हम इस्तेमाल मोलैरिटी ही करते हैं, यानी वॉल्यूम। लेकिन अगर आपको एक्यूरेसी चाहिए, आप चाह रहे हो कि यार मैं टेम्परेचर बदल रहा हूँ तो वो एरर्स ना आए, तो वहाँ पे मोलैरिटी निकालना बेहतर रहता है। ठीक है जी, ये क्वेश्चन आया। अब इसके ऊपर यहाँ पे एक एक क्वेश्चन इन्हीं जैसे कंसेप्ट के ऊपर हम दे सकते हैं। जैसे यहाँ पे हमने ये वाला क्वेश्चन किया, तो आपको निकालना होगा कैलकुलेट मोल फ्रैक्शन ऑफ 50% NaOH इन वाटर। ठीक है जी, होमवर्क है। इसके बाद हमने ये वाला क्वेश्चन किया। अब इसी के ऊपर एक क्वेश्चन, कैलकुलेट मोलैलिटी ऑफ 90 ग्राम ग्लूकोज प्रेजेंट इन 5 kg ऑफ वाटर। 90 ग्राम ग्लूकोज 5 kg पानी में पड़ा हुआ है, ये आपको कैलकुलेट करना है। ठीक है जी, इसकी क्या निकालनी है? मोलैलिटी निकालनी है। डन है। इसके बाद जैसे यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन था, तो ऐसा ही ये क्वेश्चन करते हैं, व्हाट इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ 50 ग्राम of NaCl in 90 ग्राम ऑफ वाटर। बेसिक सवाल है, और ऐसे ही ये तो चलो छोड़ देते हैं, ये तो सिंपल सा ही था। लेकिन इसके ऊपर मैं एक सवाल डाइल्यूशन के ऊपर आपको देता हूँ कि व्हाट विल बी द न्यू मोलैरिटी, what will be the new molarity when 0.5 molar 200 ml of HCl is diluted up to 4 liter of solution। ठीक है जी, सेम क्वेश्चन है, बिल्कुल ये वाला ही तरीके का क्वेश्चन है, सेम। ठीक है जी, होमवर्क है। और एक डेंसिटी वाला जो सवाल दिया मैंने आपको, इसके यहाँ पे मेरे पास, चलो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ये क्वेश्चन, क्योंकि ये क्वेश्चन में सबसे ज़्यादा बच्चे गलती करते हैं बच्चों। तो ये एक छोटा सा क्वेश्चन है, ज़्यादा नहीं। इफ डेंसिटी ऑफ NaOH इन वाटर is 1.5 gram per ml, then calculate molarity of 40% solution। अब अगेन इस क्वेश्चन में आपको मास परसेंटेज दे दिया, देख सकते हो आप, और आपको साथ ही साथ क्या भी दे दिया, डेंसिटी भी दे दी है। अब आपको वही करना है, मैंने बताया जब भी डेंसिटी और एक कंसंट्रेशन दे रखी है और दूसरी कंसंट्रेशन आपको फॉर्म करनी हो, तो आप वॉल्यूम को हमेशा 1 लीटर जो है वो मान लेंगे। ठीक है जी। अब यहाँ पे जो हमने ये 2 दिन लगा के मेहनत की है, ये मेहनत हमारे कहाँ काम आएगी? तो हमारी ये जो मेहनत है बच्चों, ये काम आएगी जब हम लोग बात करेंगे अगली क्लास में कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज़ की। कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज़ क्या है वो हम बात करेंगे, और ये 4 होती हैं, और इन चारों में से किसी एक के ऊपर क्वेश्चन मैं आपको रिटर्न में दे सकता हूँ, लिखित भाषा में दे सकता हूँ कि आएगा ही आएगा। लेकिन वो चारों कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज़ आपको तभी समझ में आएंगी, आप उन्हें तभी कर पाओगे जब आपको ये सारे कंसंट्रेशन, क्योंकि किसी प्रॉपर्टी में कोई कंसंट्रेशन लगेगी, किसी प्रॉपर्टी में कोई कंसंट्रेशन लगेगी। जैसे फॉर एन एग्जांपल, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट और डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट में हमें मोलैलिटी लगाना है, लेकिन ऑस्मोटिक प्रेशर में हमें मोलैरिटी लगाना है, और वहीं पे रिलेटिव लोअरिंग के अंदर हमें मोल फ्रैक्शन लगाना है। ऐसी हेनरीज लॉ, रॉल्स लॉ में हमें मोल फ्रैक्शन लगाना है। तो ये सारी कंसंट्रेशन ही काम आएंगी। ज़्यादातर मोल फ्रैक्शन, मोलैरिटी और मोलैलिटी, मतलब पूरे चैप्टर में मास परसेंटेज और वॉल्यूम परसेंटेज और पीपीएम का यूज़ नहीं है, मतलब वो एग्जाम में उसके ऊपर सीधा क्वेश्चन आ सकता है, लेकिन उनका यूज़ नहीं है। लेकिन कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज़, जो कि अगेन इस चैप्टर में जो क्वेश्चन
90% या 70% आता है, 80% आता है, वो कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी से आता है। और कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ने के लिए आपको ये सारे जो कंसंट्रेशन है वो आपको आने चाहिए, ठीक है जी। तो सबसे पहले आज का काम क्या है, आपको जब ये फॉर्मूले लिख रहे होगे तो प्लीज़ 2 बार 3 बार लिखना, ताकि इस टर्म में, इस टर्मोलॉजी में आपको फॉर्मूले याद हो जाए। मेरा यकीन मानिएगा, आपको अभी ये 1-2 दिन लगेगा कि नहीं यार वो पुराने तरीके से ही मैं फॉर्मूले याद रखूं, बट आप जब इस तरीके से फॉर्मूले करेंगे 1 या 2 दिन बस मुश्किल हो सकते हैं, लेकिन उसके बाद आप खुद देखो ना। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, अब ये वाला क्वेश्चन तो नहीं, लेकिन इस वाले क्वेश्चन की बात कर लें तो सीधा मोलैरिटी हमारे पास आ जाती है ये वैल्यूज पुट करके, तो आपके स्टेप्स बचते हैं। अगर अभी हम 11th क्लास में थे तो पहले हम लोग यहाँ पे क्या निकाल रहे होते, मोल्स, और फिर मोल्स की वैल्यू वहाँ पुट करते, दो हमारे को 2-3 स्टेप हमें, और एक्चुअली कैलकुलेशन भी 2-3 बार करनी पड़ती। यहाँ तो चीज़ें कट भी रही हैं आपस में, वहाँ मैं पहले एक को कैलकुलेट करूँ फिर दूसरे को, तो वो टाइम और वो चीज़ें आपकी बच जाएंगी, समझ रहे हो। तो ये काम आपको प्लीज़ अगली क्लास तक करना है, और बस मिलते हैं अगले लेक्चर में इसके नए टॉपिक्स। अभी तक तो 11 चल रही थी, लेकिन एकदम नए टॉपिक कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज़ के साथ। थैंक यू सो मच।